आज हम लोग एक नया लेसन को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा परमाणु। परमाणु एटम बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, और ये एक बड़ा अच्छा लेसन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन भी है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। तो एटम लेसन में मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि जो हमारी फिजिक्स है इसमें हम हमेशा से ही यही कोशिश करते रहे हैं, ये ढूंढने की, ये सर्च करते रहे हैं लगातार कि हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो उसके लिए हम लगातार चीज़ों को तोड़ तोड़ कर देखते रहते हैं। जैसे आप किसी भी पदार्थ को है, किसी भी मटेरियल को आप तोड़ेंगे, अगर आप उसके दो टुकड़े कर देते हैं तो वो जो दो टुकड़े आपके बनेंगे उस मटेरियल के, उन टुकड़ों में वही प्रॉपर्टी होगी जो आपका पेरेंट ब्लॉक था जिसको आपने तोड़ा था, वही पूरे गुण आपको मिलते हैं। ऐसे ही हम लगातार ये सर्च करते रहते हैं कि ये जो भी पदार्थ है, जो कुछ भी मुझे दिखता है, ये सब किससे मिलकर बना है, वो एक सिंगल पार्टिकल हमको पता लग जाए जिससे ये मिलकर बना हुआ है। तो मटेरियल्स को लगातार तोड़ने का प्रोसेस चलता रहता है। तो जब हमने मटेरियल को तोड़ना शुरू किया, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, एक बहुत छोटा सा पार्टिकल हमको मिला जिसका नाम रखा गया अणु। मॉलिक्यूल नाम रखा गया उसका, अणु उसको बोला गया। फिर ये बात सामने आई कि क्या मटेरियल का सबसे छोटा पार्टिकल अणु ही होता है या इससे भी छोटा इस दुनिया में कुछ होता है। तो ये पता लगाने के लिए कि इससे छोटा इस दुनिया में कुछ होता है क्या, ये पता लगाने के लिए फिर से मुझे ज़रूरत थी उस मॉलिक्यूल को तोड़ने की। तो अणु को भी तोड़ा गया, और अणु को तोड़ने से जब हमने मॉलिक्यूल्स को तोड़ा तो उससे भी छोटे पार्टिकल्स हमको मिले। पहले हम क्या सोचे, पहले हमने ये सोचा कि अणु से छोटा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जब हमने अणु को भी तोड़ा, मॉलिक्यूल को भी ब्रेक किया, तो उसके भी अंदर से बड़े छोटे छोटे पार्टिकल निकले। वो जो छोटे पार्टिकल्स निकले उनका नाम रखा गया परमाणु। उनका नाम क्या रखा गया, परमाणु। तो पदार्थ का वैसे सबसे छोटा पार्टिकल अणु, लेकिन क्या ये सबसे छोटा था? आंसर इज नो। तो फिर क्या इससे छोटा कुछ होता है? तो अणु को तोड़ के देखो। तो हमने अणु को तोड़ के देखा, और अणु को तोड़ के देखा तो उसके अंदर से भी हमको बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिले। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम रखा गया परमाणु। और आज की हमारी जो स्टडी है वही एटम की है, परमाणु की स्टडी है। परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अब परमाणु की खोज हो गई। परमाणु की पहचान हम लोग कैसे करते? किसी भी मॉलिक्यूल के भीतर हमने देखा कि जो एटम्स हमको मिलते हैं अणु के भीतर, वो डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरह के एटम मिलते हैं। और एटम्स का नंबर जो होता है वो अणुओं की संख्या से कम रहता है। हमारी दुनिया में, हमारे यूनिवर्स में जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स जिनको बोला जाता है, वो बहुत हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में अणु। लेकिन उनके भीतर जब हमने तोड़ के देखा परमाणुओं को, तो परमाणु हमको बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं मिले। परमाणु हमको कुछ लिमिटेड ही मिले, और उन्हीं परमाणुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से, उन्हीं एटम्स के अलग अलग संयोग से मिलियंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते। तो एटम्स का नंबर बहुत कम था। एटम्स का नंबर बहुत कम था उस समय, लगभग 92 एटम्स के आसपास डिस्कवरी हुई। और जो मॉलिक्यूल्स थे, जो अणु थे, वो तो लाखों करोड़ों में। लेकिन तो अब जब अगर अणु परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु केवल 92 है और अणु लाखों करोड़ों में, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल था कि अलग अलग परमाणुओं का कॉम्बिनेशन होता था, अलग अलग परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से ये अणु बनते थे। इसलिए परमाणु का संख्या कम थी, अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। और ये भी देखा गया कि जो एटम्स थे वो एटम्स अलग अलग टाइप के हमको मिलते थे। जैसे मैंने बोला उस समय 92 एटम्स मिले। तो जो 92 एटम्स मिले उनकी पहचान कैसे होती थी कि कौन सा एटम किसका है? हाइड्रोजन का एटम है कि हीलियम का एटम है कि नाइट्रोजन का एटम है, किसकी कैसे पता चलता था? तो एटम्स में एक बड़ी खास बात देखी गई थी।
एटम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक देखा गया, एटम्स की एक स्पेशलिटी देखी गई कि हर एटम अपने अंदर से एक लाइट निकालता है जब हम उसको एक्साइट करते हैं। एक्साइट कैसे करते हैं? एक्साइट करने का मतलब क्या होता है? जब हम उसको ऊर्जा देते हैं। किसी को भी एक्साइट करने का मतलब क्या है? उसको ऊर्जा देना। बात समझ आ रही है? किसी को भी एक्साइट करने का मतलब है कि उसको एनर्जी देना। तो हम जब किसी एटम को एनर्जी देते हैं, या साइंस की भाषा में हम उसे क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं। तो जब हम उसे एक्साइट करते हैं तो वो अपने अंदर से लाइट निकालते थे, और डिफरेंट कलर की लाइट निकालते थे, डिफरेंट टाइप की लाइट निकलती थी उससे। उस लाइट की जो निकलती थी उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती थी, उसका कलर अलग अलग होता था। उससे हम एटम को पहचाना करते थे कि ये हाइड्रोजन का एटम है, अगर ये वाला कलर लाइट का और ये वाली फ्रीक्वेंसी आ रही, आवृत्ति आ रही है, तो ये हीलियम का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है। तो हम उसकी पहचान कैसे करते थे? फिर से मैं बताऊं, किसी भी परमाणु की पहचान हम कैसे किया करते थे? तो आंसर है, उस परमाणु को हम एनर्जी देते थे। एनर्जी देने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। गर्म करके ऊर्जा दे दो, उसको हीट कर दो, उस पर लाइट डाल दो, उसमें करंट फ्लो करवा दो। बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं एटम को एनर्जी देने के। तो जब हम एटम को एनर्जी देते थे तो उसके अंदर से लाइट निकलना स्टार्ट होती थी, और जैसा कि मैंने बताया वो लाइट का कलर भी डिफरेंट होता था और उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हुआ करती थी। इस तरह से किसी भी परमाणु की हम पहचान करते थे कि अगर हाइड्रोजन का एटम है तो उससे किस कलर की और कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी, हीलियम एटम है तो उससे किस कलर की और कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी, सोडियम का अगर एटम है तो उससे कितनी फ्रीक्वेंसी की और किस कलर की लाइट आएगी। तो कुल मिला के मैं यूं कहूं, जैसे हम किसी भी इंसान की पहचान कैसे करते हैं? उसके फेस से। जब इससे भी उसकी पहचान नहीं होती तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान की पहचान करना, वो उसका फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट सभी लोगों का पूरी दुनिया में अलग अलग है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि इंसान की पहचान हम उससे कैसे कर लेते हैं? फिंगरप्रिंट से। अब आप यूं समझ लें कि एटम्स की पहचान का फिंगरप्रिंट क्या बन चुका था? उससे निकलने वाली लाइट का कलर और फ्रीक्वेंसी। अगर हम किसी भी परमाणु से निकलने वाली लाइट देखते थे और हम बता देते थे कि इसमें इस चीज का एटम होगा, ये उसका फिंगरप्रिंट बन चुका था। अब बात ये सामने आ रही थी बार बार कि आखिरकार एटम्स के अंदर से लाइट क्यों निकलती है। तो उस समय जो साइंटिस्ट लोग थे उनका ये मानना था कि एटम के अंदर से लाइट इसलिए निकलती है क्योंकि एटम दोलन करता होगा, ऑसिलेशन करता होगा। दोलन से लाइट निकलती है, ऑसिलेशन से लाइट निकलती है। जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले अभी पढ़ा हुआ था लाइट का सोर्स क्या होता है। तो लाइट का सोर्स में हमने आपको बताया कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है किसी भी सोर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है तो उससे लाइट निकलती है। तो सबसे शुरुआत में जब ये एटम के बारे में बात आई कि इससे एटम की पहचान हम उससे निकलने वाली लाइट से करते हैं, और उससे लाइट क्यों निकलती है, तो बात ये सामने आई कि जरूर एटम दोलन करता होगा, उससे लाइट आती होगी। तो एटम दोलन क्यों करता होगा? एटम दोलन इसलिए करता होगा कि अगर किसी भी चीज में इस तरह से, किसी भी मटेरियल में इस तरह से एटम अगर लगे हुए, अब बाहर से हमने किसी भी तरह से किसी एक एटम को एनर्जी दे दी, एक एटम को अगर एनर्जी दे दी तो ये एटम ऐसा ऐसा दोलन करना शुरू कर देता है। दोलन क्यों करने लगेगा? ये दोलन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक प्रत्यास्थ बल, प्रत्यास्थता, और दूसरा जड़त्व। ये दो चीजों की आवश्यकता होती है दोलन के लिए, ऑसिलेशन के लिए। तो जब हम इसको बाहर से एनर्जी देते हैं, ये हम सोचते थे कि जब हम एटम को बाहर से एनर्जी देते हैं तो ये एटम क्या करता है, ऐसा नीचे जाता है। लेकिन जब ये नीचे यहां तक पहुंचता है तो ये जो आसपास वाले एटम है वो इसको अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। कौन से बल से? अंतराणविक बल से वो इसको खींचना शुरू कर देते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और जब ये खींचते हैं तो ये फिर से अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करता है।
जब ये अपनी पोजीशन पर आने का प्रयास करता है तो जब यहां पर आता है तो गति के जड़त्व की वजह से वो यहां रुक नहीं पाता और वो और ऊपर तक निकल जाता है। जब वो यहां पर आ जाता है तो फिर ये इसको अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं, अपनी ओर खींचने लगते हैं। तो अगल बगल वाले एटम्स के फोर्स की वजह से ये जो एटम रहेंगे ये क्या करना शुरू कर देंगे, दोलन करना शुरू कर देंगे। जब हम किसी परमाणु को बाहर से एनर्जी देते हैं तो वो परमाणु क्या करने लगा, दोलन। तो हम सोचते थे कि शायद दोलन से लाइट निकलती होगी, लेकिन बाद में ये चीज भी हमको बिल्कुल गलत लगी और ये बात भी रूल आउट हो गई कि एटम के दोलन से लाइट निकलती है। ऐसा नहीं होता, ये रूल से बाहर हो गया। कैसे रूल से बाहर हो गया, हमने क्या किया, अभी आप क्या देख रहे हैं, ये एटम दोलन कैसे कर पा रहा है। एटम दोलन इसलिए करता है क्योंकि जब हम इस एटम को बाहर से ऊर्जा देते हैं तो ये ऐसा नीचे की ओर जाता है और नीचे की ओर जाते वक्त आसपास वाले एटम इसको क्या करते हैं, पकड़ के खींचते हैं, इलास्टिक फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। और फिर से वो वापस आता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन से वो अपने आप को रोक नहीं पाता, ऊपर निकल जाता है। जैसे ही ऊपर निकल जाता है ये लोग फिर उसको नीचे खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से वो एटम ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बाद में हमने देखा कि ये बात भी गलत है, परमाणु के दोलन से लाइट नहीं निकलती। कैसे हमने इसको प्रूव किया, परमाणु के दोलन से लाइट नहीं निकलती, इसके लिए हमने ये काम किया कि जो भी गैस हमारे पास थी, जिस गैस में अभी परमाणु इतने नजदीक थे, हमने उस गैस को बहुत उसका प्रेशर कम कर दिया, बहुत प्रेशर कम कर दिया, इतना कम प्रेशर कर दिया कि हम ये मानने लगे कि अब इस गैस के जो परमाणु होंगे वो इतनी दूर दूर होंगे। एक बर्तन में गैस भरी और अगर गैस का प्रेशर ज्यादा रखोगे, आप खुद सोचिए, अगर गैस का प्रेशर आप ज्यादा रखोगे तो गैस के परमाणु कैसे होंगे, बहुत नजदीक होंगे। और अगर गैस का प्रेशर कम कर दोगे तो वो परमाणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। तो हमने क्या किया कि गैस के परमाणुओं को इतनी दूर दूर कर दिया। और ये काम कैसे किया, प्रेशर को कम करके, लो प्रेशर। यानी कि रेयरफाइड गैस हमने भरी इस पे। रेयरफाइड का मतलब आप समझते हैं, रेयरफाइड का मतलब रेयर गैस, वहां पर उसके जो परमाणु थे वो बहुत दूर दूर कर दिए। देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यहां पर मैंने क्या बताया कि हम क्या सोचते थे कि परमाणु को एनर्जी देते हैं तो वो दोलन करता है, उसके दोलन से लाइट निकलती है। दोलन क्यों करता है उसके मैंने रीजन बताया आपको, दो रीजन, एक तो आसपास वाले परमाणुओं को जो बल लगता है उसको वजह से, और दूसरा इसका गति का जड़त्व। अब क्योंकि बाद में ये चीज भी हमको गलत लगी, तो ये चीज गलत कब लगी हमको, उसके लिए क्या हुआ था, तो ये बात गलत लगी हमको, उसके लिए मैंने क्या किया कि गैस के परमाणुओं को बहुत दूर दूर कर दिया। यानी कि जिस बर्तन में भी गैस भरी थी उसका प्रेशर हमने बहुत कम कर दिया, रेयरफाइड गैस कर दी, गैस के परमाणुओं को दूर दूर कर दिया। अब जब दूर दूर किया, इसके बाद फिर से हमने इसको एनर्जी दी। जब गैस के परमाणु पास पास थे तो हम ये मानते हैं कि पास पास होने की वजह से जब ये ऐसा दूर जाता था तो ये लोग इसको पकड़ के क्या कर लेते थे, खींच लेते थे, बल लगाकर इसको आकर्षित करके ऊपर खींच लेते थे। लेकिन अब तो गैस के परमाणु हमने इतनी दूर दूर कर दिए कि अब ये अगर नीचे जाएगा भी तो हम ये मान लेते हैं कि इतनी दूर है ये कि इनका बल इस पर लगेगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आई आपको, कि हम ये मान लेते हैं कि हमने गैस के परमाणुओं को इतना दूर दूर कर दिया है कि अब जब हम इसको एनर्जी देंगे और ये एटम ऐसा नीचे की ओर चलेगा, तो जब ये एटम नीचे की ओर चलेगा तो ये इसको आकर्षित ही नहीं करेंगे, इतना डिस्टेंस ज्यादा हो गई। और ऐसा कैसे कर पाए हम, प्रेशर को कम करके, गैस को बहुत, उनके परमाणुओं को दूर दूर करके। लेकिन हमने क्या देखा, हमने जब एनर्जी दी, ये वाले परमाणु इस पर बल नहीं लगा रहे हैं। अब ये वाले परमाणु अगर इस पर बल नहीं लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमने देखा कि परमाणुओं से लाइट निकलती है। आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, आप जब आप इसको ऊर्जा दोगे
तो ये वाला और ये वाला परमाणु ये नीचे जब जाएगा तो ना ये बल लगा के खींचेगा ना ये बल लगा के खींचेगा, क्योंकि वो बहुत दूर हो गए हैं, फोर्स नहीं लगेगा उनका। अगर ये बल लगाकर खींचेंगे नहीं तो क्या ये दोलन करेगा? दोलन भी नहीं करेगा। तो दोलन नहीं करता, बावजूद इसके भी परमाणु से लाइट बाहर निकल रही थी। तो हम पहले क्या सोचते थे कि परमाणु एटम ऑसिलेट करता है, उससे लाइट निकलती है। लेकिन जब ये वाली चीज हमने देखी तो अब हमको एक बात और समझ में आ गई कि परमाणु के दोलन से लाइट नहीं निकलती। तो फिर लाइट कैसे निकलती है बाहर? अब ये, क्योंकि अभी भी ये क्वेश्चन हमारा अनआंसर्ड था, अभी इसका जवाब हमको नहीं मिला था कि एक परमाणु को जब एक्साइट करते हैं, एटम को जब उत्तेजित करते हैं तो उससे लाइट बाहर निकलती है। तो पहले तो हम ये सोचते थे कि एटम के वाइब्रेशन से बाहर निकलती होगी, लेकिन अब तो ये भी बात खत्म हो गई ना कि परमाणु दोलन करेगा, लाइट निकलेगी। तो फिर कोशिश ये करी जाने लगी कि फिर ये लाइट कहाँ से आती है आखिरकार। इसके लिए फिर एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, आपने नाम सुना होगा। थॉमसन एक साइंटिस्ट थे। थॉमसन ने एटम पर काम किया। उन्होंने एटम के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से एक बात का पता लगाया उन्होंने, और ये एक बहुत बड़ा गैस ट्यूब के जो एक्सपेरिमेंट हुए उसमें ये एक बड़ी अच्छी बात हमारे सामने आई कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। और जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि अणु से छोटा परमाणु है, परमाणुओं से मिलकर अणु बने हुए, और जो परमाणु है वो एक सिंगल पार्टिकल नहीं होता, बल्कि परमाणु के अंदर भी पार्टिकल होते हैं। और उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर भी पार्टिकल होते हैं, और उन पार्टिकल्स का उन्होंने नाम रखा इलेक्ट्रॉन। और आप सभी को याद है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने ही की थी। तो ये थॉमसन ने पता लगाया कि परमाणु से छोटे भी पार्टिकल्स इस दुनिया में होते हैं, और उन पार्टिकल्स का उन्होंने क्या नाम रखा? इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने ये भी पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारी चीजें उन्होंने पता लगाई और अब बात भी क्लियर थी। इसका मतलब साफ था कि परमाणु के दोलन से लाइट नहीं निकलती, बल्कि परमाणु के भीतर एक और पार्टिकल है जिसका नाम थॉमसन ने क्या रखा था? इलेक्ट्रॉन। उसके क्या गुण थे कि उसके पास ऋणावेश होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेशन करता है, वो इलेक्ट्रॉन जब ऑसिलेशन करता है, वो इलेक्ट्रॉन जब दोलन करता है, उसकी वजह से लाइट बाहर निकलती है। तो कुछ बात समझ में आ रही है आपको? तो ये देखो साइंस कैसे आगे बढ़ती है। साइंस इस तरह से आगे बढ़ रही है कि धीरे धीरे, पहले हम क्या मानते रहे? परमाणु के दोलन से लाइट निकलती है। फिर हमको पता चला परमाणु के दोलन से लाइट नहीं निकलती। फिर जे थॉमसन ने इस पर बहुत सारे वर्क किए और उन्होंने पता लगाया कि परमाणु के भीतर भी कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और उनका नाम उन्होंने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन्स, दैट आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और उनके दोलन से लाइट बाहर आती है। तो ये थॉमसन ने किया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और हुई कि अगर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम तो देखते हैं कि परमाणु तो उदासीन होता है, और अगर आप कहते हैं कि परमाणु के भीतर नेगेटिव या ऋण आवेश है, लेकिन परमाणु तो हम पूरा देखते हैं कि कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। वो तो, उसके पास तो ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, उसका तो नेट चार्ज हमेशा कैसा होता है? जीरो। तो अगर परमाणु के अंदर नेगेटिव चार्ज का एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो जरूर परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल भी होना चाहिए। भाई ये तो कितना सिंपल है ना बेटा। जैसे ये, इसको हम मान लेते हैं एटम, और अगर हम ये बोलते हैं कि एटम के भीतर नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि एटम तो न्यूट्रल होता है। एटम का जो नेट चार्ज होता है वो तो जीरो रहता है। तो अगर एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या इस एटम का नेट चार्ज जीरो होना चाहिए? आंसर इज नो। एटम का तो नेट चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए, उसका नेट चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव।
क्यों? क्योंकि उसके भीतर क्या है? इलेक्ट्रॉन। पर हम देखते हैं, एक्चुअली हम देखते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, उसका नेट चार्ज 0 होता है। तो फिर से एक थ्योरी सोची गई कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमको पता लगा। किसने बताया? थॉमसन ने बताया। लेकिन फिर यह सोचा गया कि जरूर ऐसा होगा कि एटम के भीतर सिर्फ नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स भी होने चाहिए। क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल नहीं होते तो फिर आप ये समझाओगे कैसे कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम उदासीन होता है, जबकि हम तो देखते हैं कि परमाणु उदासीन रहता है। तो अगर परमाणु उदासीन होता है तो उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल हो, ऐसा संभव नहीं है। उसके साथ और भी क्या होने चाहिए? उसके साथ पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स भी होने चाहिए। तो उस समय यह माना गया कि पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल होंगे। लेकिन थॉमसन ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बता पाए। उनकी लाइफ बस उन्होंने इतना बताया एटम के बारे में कि जरूर अगर इलेक्ट्रॉन है इसके भीतर तो इसके भीतर पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल भी होने चाहिए। तो पॉजिटिव, तब उन्होंने इतना ज्यादा उनके मन में नहीं आया, उनके दिमाग में ये बात नहीं आई। और उन्होंने एटम के बारे में जो बात बताई वो एक मॉडल उन्होंने जो बनाया कि एटम ऐसा होगा। अब भाई एटम के भीतर 2 तरीके के पार्टिकल की कल्पना की गई ना, हाइपोथेसिस था अभी ये, इसका कोई प्रूफ नहीं था हमारे पास, ये हाइपोथेसिस ही था कि एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और एटम के भीतर प्लस चार्ज वाले कुछ पार्टिकल्स भी होंगे। लेकिन उस समय थॉमसन ने जो बताया कि कैसे वो होंगे, भाई ये भी तो बात सामने आई कि इलेक्ट्रॉन भी हैं, पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल भी हैं, तो वो कैसे रखे होंगे? क्या वो सब एक दूसरे में ऐसा चिपके हुए हैं या एक दूसरे से ऐसा दूर है, सब उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उस समय थॉमसन ने एक एटम के बारे में जो भी हाइपोथेसिस बताई, जो उन्होंने सोचा, वो ये सोचा गया, उनका जो मॉडल बना था वो एक प्लम पुडिंग मॉडल था। ऐसा मॉडल था जैसे उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जैसे आप खीर बनाते हैं और खीर बनाने के बाद उसमें काजू किशमिश डाल देते हैं और उसको मिला देते हैं, ऐसे। तो उनका ये कहना था कि पूरी खीर आपकी धनावेश है, पूरी खीर क्या है? धनावेश, और उसमें जो काजू किशमिश बीच में पड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन है। या उसके भी हट करके और सोचो, तरबूज जैसा, तरबूज होता है तो तरबूज में जितना रेड पार्ट है वो सब पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जो ब्लैक कलर के बीज उसमें धसे रहते हैं, उनका कहना था कि वो इलेक्ट्रॉन है। तो इनका ये जो मॉडल बनाया उन्होंने, थॉमसन ने, उनको उस समय जो समझ में आया उन्होंने किया, उन्होंने ऐसे बता दिया कि इस तरीके का ये एटम होता है। लेकिन ये जो मॉडल बना इसका ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, ज़्यादा महत्व तो नहीं रहा, क्योंकि बाद में जाकर ये चीज़ प्रूव नहीं हो पाई। तो थॉमसन बस इतना ही बता पाए कि एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, लेकिन उन्होंने साइंस में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो उन्होंने की थी वो अपने आप में एक क्रांति थी, वो अपने आप में एक रिवॉल्यूशन था। लेकिन परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन है और परमाणु के भीतर पॉजिटिव चार्ज भी होने चाहिए, और तभी तो एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही धनावेश होगा, तभी एटम कैसा होगा? न्यूट्रल। और उनके हिसाब से इस तरीके का मॉडल बना जैसा हमने आपको बताया। पर जैसे कि मैंने बोला कि उसका ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, उसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं रहा, तो उसको एडॉप्ट नहीं किया गया। और थॉमसन की लाइफ बस इतनी ही थी, वो अपनी लाइफ में बस इतना ही बता पाए। लेकिन अपनी लाइफ में एक चीज़ तो बढ़िया की उन्होंने। क्या बढ़िया किया? कि एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन होता है, उसके चार्ज और उसके बारे में सारी बातें बताई उन्होंने। ठीक है। अब थॉमसन के बाद उनके जो स्टूडेंट थे, ये साइंटिस्ट हैं, और थॉमसन के बाद इनके जो स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट्स का नाम था रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड। तो वो जो रदरफोर्ड थे उन्हीं के स्टूडेंट थे, थॉमसन के ही। उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू किया, उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए, कुछ ये सब बारे में बताया। उस समय भी एटम की क्लियर नहीं हो पाया, रदरफोर्ड के समय में भी। रदरफोर्ड के समय के बाद भी कुछ उनके भी स्टूडेंट आए रदरफोर्ड के,
जिनका नाम था बोहर, और उसके बाद कहीं जा करके एटम के बारे में पूरी जानकारी क्लियर हो पाई। तो देखिए मैंने बोला ना साइंस कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ, हम ये जानना चाहते थे कि किसी भी मेटल को तोड़ते जाए तो किससे बनता है, तो हम कहां तक पहुंच पाए, अणु तक। अणु को तोड़ा, परमाणु मिला, परमाणु को तोड़ा तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन मिला, लेकिन वो पूरी बात तो क्लियर नहीं कर पाए। उनके बाद उनके स्टूडेंट आए रदरफोर्ड, रदरफोर्ड भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। काफी कुछ अच्छा किया, लेकिन कुछ कमियां रह गई उनके मॉडल में भी। रदरफोर्ड के बाद उनके स्टूडेंट आए बोर, उन्होंने इसको फिर क्लियर किया और वहां जाके एटम का पूरी स्टडी कंप्लीट हुई हमारी। तो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। लेकिन अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया, थॉमसन ने जो मॉडल बनाया वो क्या हो गया, असफल रहा। उसका ज्यादा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहा, तो हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया गया साइंस में। इसके बाद उन्हीं के स्टूडेंट कौन थे, रदरफोर्ड। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने इसको और आगे स्टडी किया और वो ये देखना चाहते थे, उन्होंने भी सोचा इसके बारे में। जैसे थॉमसन को समझ में आया, उन्होंने अपने हिसाब से बताया। रदरफोर्ड इसके बारे में, उनको जो समझ में आया वो भी उन्होंने अपने हिसाब से बताया। उनको क्या समझ में आया, उन्होंने यूनिवर्स देखा, ये दुनिया देखी। तो उन्होंने देखा कि हमारी इस दुनिया में सन है, सूर्य है, और सूर्य बीचों बीच रहता है और उसके चारों तरफ ऐसा सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते। तो उन्होंने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने बोला कि एटम के भीतर भी ऐसा ही कुछ होता है, एटम के भीतर भी ऐसा ही होता है। बीचों बीच उसके सेंटर में, परमाणु के अंदर उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। और किससे तुलना करके उन्होंने ये चीज सोची, सूर्य से। सूर्य से तुलना करी कि बीच में सूर्य है हमारे यूनिवर्स में, उसके चारों तरफ अपने प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं। और एटम में उन्होंने क्या सोचा कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच में कौन होता होगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उन्होंने सन से कंपेयर करके ये सोचा। लेकिन ये बात सच है या झूठ है, इसके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अब तक तो साइंस में भी ये समझ ही चुके हो कि कोई भी आके कुछ भी आपसे बोल देगा, लेकिन ऐसे कोई मानेगा नहीं उसको। कब तक नहीं वो बात मानी जाएगी, जब तक उसका कोई एक्सपेरिमेंटल अप्रूवल, उसका कोई लैब में अगर उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा तब तक उसको कोई नहीं मानेगा। तो रदरफोर्ड का ये मानना था कि जो एटम होता है उसके भीतर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो उनका ये कहना था कि एटम के भीतर जो प्लस चार्ज होते हैं, सारे के सारे प्लस, वो एटम के भीतर, अगर ये इतना बड़ा एटम है तो एटम के भीतर इतनी सी जगह पर इस एटम के जितने भी प्लस चार्ज हैं, जितने प्लस चार्ज हैं, वो सब बस इतनी जगह पर बने रहते हैं, इतनी सी जगह पर रहते हैं। और उसके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, ऐसा उसके चारों ओर रहते हैं। ये रदरफोर्ड ने माना कि सारे के सारे प्लस। हालांकि उनकी इस थ्योरी में भी बड़े क्वेश्चन पैदा हुए। क्वेश्चन ये पैदा हुए कि आपका ये बोलना है कि परमाणु के भीतर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सब एक जगह पर हैं, तो क्या सारे प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते, फिर वो एक जगह पर कैसे बने हुए हैं? सोचने वाली बात थी कि अगर आपका ये कहना है कि परमाणु के भीतर उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो सब एक जगह पर रहते हैं, तो क्या ये सारे प्लस एक दूसरे को रिपेल नहीं करते? और रिपेल करते हैं तो दूर क्यों नहीं चले जाते? ये सब एक जगह पर क्यों रहते? काफी मुश्किल था ये सब कुछ किसी को बताना, किसी को समझाना। और इसी वजह से रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। वो एक्सपेरिमेंट जो करना चाहते थे उससे वो दिखाना चाहते थे, उससे वो भी समझना चाहते थे कि वाकई में सारा का सारा पॉजिटिव इतनी जरा सी जगह पर सेंटर्ड रहता है कि नहीं रहता है। क्योंकि अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करना था और उन्होंने फाइनली एक एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन
एक्सपेरिमेंट फाइनली रदरफोर्ड ने नहीं किया, रदरफोर्ड ने करवाया एक्सपेरिमेंट। जैसे अब आप ही समझते हैं, रदरफोर्ड तो बहुत पुराने साइंटिस्ट हो गए। अब उनके जो स्टूडेंट थे, उनके दो स्टूडेंट थे, गीगर और मार्सडेन, उनके नाम थे गीगर और मार्सडेन। तो रदरफोर्ड ने करवाया, लेकिन पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया किसने? इन दो वैज्ञानिकों ने किया, ये गीगर और मार्सडेन, जो कि रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। तो पूरा रहे वो सामने, साथ रहे, लेकिन पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया किसने? गीगर और मार्सडेन ने। और उसीलिए इसका नाम रखा गया गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। गीगर और मार्सडेन उस समय अंडर ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट भी नहीं थे, मतलब उनका जो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था, इंटरमीडिएट के बाद की स्टडी भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन रदरफोर्ड के अंडर में उन्होंने मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। तो छोटे क्लासेस में भी हो सकता है, 9th में 10th में कभी ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने आया हो, इसका नाम सुना गया हो, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इससे करके वो क्या दिखाना चाहते थे? इस एक्सपेरिमेंट को करके वो ये दिखाना चाहते थे कि जो भी एटम होता है वो एटम के बिल्कुल बीच में, उसके सेंटर में एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है। वो ये दिखाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट करवाया। तो फिर से एक बार, रदरफोर्ड ने किस तरह का मॉडल सोचा? वैसा ही जैसा बीच में सन और उसके चारों तरफ प्लैनेट। तो यहां उन्होंने कैसे सोचा कि पूरा का पूरा एटम का जितना भी धनावेश है वो उसके बीच में रहेगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये उन्होंने सोचा। लेकिन ये प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? स्वयं रदरफोर्ड ने किया या और किसी ने? तो आंसर है रदरफोर्ड रहे वहां सामने, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का जो क्रेडिट था वो गीगर और मार्सडेन को मिला। उन्होंने इन दो लोगों से, अपने दो स्टूडेंट से ये एक्सपेरिमेंट करवाया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इससे वो क्या सोच रहे थे जो ये वाला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे? उनका मानना ये था, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, आप सभी जानते हैं हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है ये अल्फा पार्टिकल होता है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का धनावेश होता है। आपको मालूम है ये चीज कि अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम है तो अल्फा कण के पास इसका जस्ट डबल पर धनावेश होता है, जस्ट डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि अल्फा कण के पास कितना आवेश होगा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ये अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है। तो वो ये क्या करना चाहिए, क्या सोच रहे थे, मैं आपको बताता हूं और उसके बाद आते हैं कि गीगर और मार्सडेन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। वो ये सोच रहे थे कि हम अल्फा कण क्या करेंगे, परमाणु जो होंगे उनकी ओर हम अल्फा कण फेंकेंगे, अल्फा कण भेजेंगे और अल्फा कण भेजेंगे। अगर अल्फा कण के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस, यहां पर जो बीचों बीच जहां पर पूरा धनावेश था उसका नाम उन्होंने रखा था नाभिक। उसका नाम क्या रखा था? नाभिक। तो उनका ये सोचना था कि अगर अल्फा कण को हम इसकी तरफ ऐसा थ्रो करेंगे तो जब ये जाएगा एटम में प्रवेश कर जाएगा और अगर इसकी सीध में ये न्यूक्लियस पड़ेगा, अगर इसकी सीध में न्यूक्लियस पड़ेगा तो ये अल्फा कण भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये प्लस इस प्लस को क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा और प्रतिकर्षित कर देगा तो ये वाला अल्फा कण वापस आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही? तो अगर अल्फा कण वापस आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसके सामने धनावेश पड़ गया होगा, और अगर आप वापस नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यहां कोई धनावेश नहीं था और ये पार करके निकल गया। या यूं समझें, फिर से थोड़ा सोचिए,
थॉमसन का मानना क्या था? थॉमसन का मानना था कि पूरा गोला ही धनावेश होता है, पूरा गोला ही धनावेश होता है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर वैसा मॉडल होगा तो क्या होगा सोचिए, अगर पूरा गोला ही धनावेश होगा, पूरा एटम में ही पॉजिटिव चार्ज ऐसे होंगे, तो जब हम यहां से 1,00,000 अल्फा पार्टिकल भेजेंगे तो कितने वापस लौटेंगे? पूरे लगभग लौटना पड़ेगा, या यूं सोच लें कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल वापस लौट आएंगे। लेकिन अगर एटम का धनावेश एक छोटी सी जगह पर होगा और फिर यहां से हम 1,00,000 अल्फा पार्टिकल भेजेंगे, तो उनमें से एक आध अल्फा पार्टिकल ही लौटेगा, बाकी क्या हो जाएंगे? बाकी पार निकल जाएंगे। ये उनका सोचना था, ये उनके मन में आया था। मेरी भी कुछ बात समझ में आ रही कि अगर परमाणु पूरा का पूरा धनावेशित होगा तो जब हम 1,00,000 अल्फा पार्टिकल भेजेंगे तो 1,00,000 में से अधिकांश अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएंगे? वापस ही लौट आएंगे प्रतिकर्षण की वजह से। और अगर मैंने जो सोचा वैसा होगा कि पूरा का पूरा धनावेश इतनी जगह पर होगा, फिर जब हम 1,00,000 अल्फा पार्टिकल भेजेंगे तो जो सीध में पड़ जाएगा वही वापस लौटेगा। तो अगर 1,00,000 भेजेंगे तो एक आध वापस लौटेंगे, बाकी सब क्या होंगे? सामने निकल जाएंगे। तो यही बस उनको चेक करना था कि अगर एक आध वापस आए तो किसका सोचना सही है? रदरफोर्ड का। अगर अधिकांश वापस आ गए तो फिर थॉमसन वाला सही है। समझ आया? अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस तरह से उन्होंने किया। अब कैसे किया उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। तरीका समझ आ गया ना कि वो क्या करना चाहते थे। इस तरह से एक्सपेरिमेंट को करके वो ये पहचानना चाहते थे, समझना चाहते थे। अब इसके लिए उन्होंने अपने स्टूडेंट्स गीगर और मार्सडेन, जो कि मैंने बोला कि अंडर ग्रेजुएट भी थे, ग्रेजुएशन भी उनका पूरा अभी तक नहीं हुआ था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सेटअप तैयार किया। कैसा सेटअप था उसका जिक्र मैं करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अब आप तो समझ गए ना। सामने क्या रखने हैं? परमाणु, और इधर से क्या फेंकने हैं आपको? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, कैसे करेंगे सोचिए। ये हमने एक ब्लॉक बना लिया, ये लेड का हमने एक ब्लॉक बना दिया, या आप यूं समझ लें कि लेड का एक बर्तन हमने बना लिया, लेड कंटेनर। एक बर्तन बनाया लेड का, और उसके अंदर हमने ये एक पदार्थ रख दिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या होगा? रेडियो एक्टिव मटेरियल से लगातार अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन लगातार निकलता है। तो क्यों? क्योंकि हमको अल्फा पार्टिकल चाहिए थे ना, तो हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल निकाला, लगाया, यहां पर रखा, ताकि इससे जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वही हम यूज कर लेंगे वहां पर ले जा करके। तो ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल इसके भीतर रखा, और ये बर्तन किस चीज का बना था? लेड का। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर लेड में पड़ेंगे तो ये उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है, अब केवल एक छोटा सा यहां पर ओपनिंग रखी गई। क्यों छोटी सी ओपनिंग रखी गई? क्योंकि यहां से यहां से यहां से यहां से जितने भी अल्फा पार्टिकल ये सब निकलेंगे, ये सब अल्फा पार्टिकल लेड की दीवार में पड़ेंगे और एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। केवल वही अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे जो इस ओपनिंग से आएंगे, क्योंकि हम एक उसका अल्फा पार्टिकल्स का एक बीम बनाना चाहते थे। तो यहां से ऐसे अल्फा पार्टिकल निकलना स्टार्ट हुए। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल यहां से निकले, उनमें भी कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा तिरछा ऐसे चले जाएं, ऐसे चले जाएं। तो ये वाले और ये वाले तो हमको नहीं चाहिए, तो फिर हमने यहां पर दीवार बना दी। ये जो हमने लगा दिए, ये भी लेड के बना के लगाए, ये लेड के ब्लॉक्स लगा दिए, इधर भी और इधर भी। ये लेड के ब्लॉक्स क्या करते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल अपने पथ से भटक जाएंगे, ये यहां पर जाएंगे और ये उनको क्या कर लेगी?
एब्जॉर्ब कर लेगी। अब आप समझ गए कि केवल वही अल्फा पार्टिकल आगे यहां पर मिलेंगे। यहां पर आपको कौन से अल्फा पार्टिकल मिलेंगे? तो आंसर है यहां पर वही अल्फा पार्टिकल आपको मिलेंगे जो सीधे चल के आ रहे होंगे, स्ट्रेट बिल्कुल। क्योंकि कोई भी अल्फा पार्टिकल जो जरा सा भी टेढ़ा होने की कोशिश करेगा, पहले बर्तन और उससे जो बचा ये लेड के ब्लॉक्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आगे कौन से पार्टिकल निकल के जा पाएंगे? केवल जो स्ट्रेट चलेंगे वो वाले पार्टिकल ही आगे जाएंगे। तो ये हमने क्या लगा दिया? लेड ब्लॉक्स। और लेड ब्लॉक्स की मदद से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं। इस व्यवस्था को बोला जाता है कॉलीमीटर। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? कॉलीमीटर। आपको याद होगा मैथमेटिक्स में संरेखीय को बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर को संरेखीय बोलते हैं, एक लाइन में बिल्कुल। तो ये भी क्या करते हैं? ये सब मिल करके अल्फा पार्टिकल्स को एक लाइन में चलाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया कॉलीमीटर, इसका नाम रखा गया। अब ये क्या जा रहे हैं सामने? यही तो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स यहां पर गए और इसके सामने यहां पर ये हमने दो गुटके लगा दिए किसी भी चीज के, और उसके बीच में ये जो हमने लगाई, ये यहां पर लगाई गई गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल जिसे आप स्वर्ण पत्र भी कह सकते हैं। सोने का एक बहुत पतली पन्नी, आप ऐसे समझ लो जैसे बर्फी के ऊपर सिल्वर वर्क लगता है, उससे भी पतला, उससे भी पतला, इतना पतला वो खुद लगा रहता है, उससे भी पतला। और इसकी जो मोटाई स्वर्ण पत्र की थी वो लगभग 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के आसपास की थी। इतना पतला बनाया गया उसको। बात समझ रहे हैं? ये क्या लगाई गई? जैसे ऐसे दो हमने गुटके से लगाए, ऐसे दो गुटके लगा दिए और उनके बीच में ऐसे हमने सोने की एक पन्नी लगा दी। और कितनी पतली लगाई? बहुत पतली, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की। जब इतनी पतली पन्नी आप लगाते हो सोने की, तो वो इतनी थिन हो जाती है, इतनी ज्यादा थिन हो जाती है कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, फिर आप उसके आर पार भी देख सकते हो, इतनी पतली वो हो जाती है। बात समझ में आई? और ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें सोने की पन्नी का ही इस्तेमाल क्यों किया गया था, स्वर्ण पत्र का ही इस्तेमाल क्यों किया गया था? क्योंकि सोना ही एक ऐसा मेटल होता है जिसका आप इतनी पतली फॉइल बना सकते थे, क्योंकि इसमें तन्यता का गुण बहुत होता है। आप पीटते जाइए ये फैलता जाएगा। और सोना ही एक ऐसा धातु, जैसे कि मैंने बोला सोने का ही प्रयोग क्यों किया गया, क्या जवाब होगा इसका? सोना एक ऐसी धातु है जिसको कितना भी आप पीटते जाओ उसके बहुत पतले पतले पत्र बनाए जा सकते हैं, बहुत थिन फॉइल्स उसकी हम बना सकते हैं, इसीलिए हमने सोने का इस्तेमाल किया था। और दूसरी चीज, जब इतनी पतली हो जाएगी तो उसमें क्या क्वालिटी हो जाएगी कि उसके हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, वो इतनी पतली हो जाती है। इतना पतला क्यों किया गया? ये भी तो क्वेश्चन आया कि पतला क्यों किया, मोटा ही लगा देते, क्या जरूरत थी पतला करने की? तो पतला उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो ये सोचते थे कि जितना ज्यादा हम पतली पन्नी लगाएंगे उसमें हम ये मान सकते हैं कि हमने पत्र को इतना पतला कर दिया है कि उसमें केवल एक सिंगल परमाणु की परत बची होगी, बस। बात समझ रहे हैं ना हमारी? अगर हम पतली मोटी लगाते पत्र तो हम ये सोच सकते थे कि हो सकता है इतनी मोटी पन्नी लगी है तो परमाणुओं की 2 परतें हो यहां पर, तो हम उसको और काटते जाते हैं और इतना पतला कर देते हैं, और जब बहुत पतला कर देते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि अब इसमें परमाणु की एक परत बची होगी केवल। बात समझ आई? इसलिए हमने इतना पतला कर दिया। फिर से 2-3 क्वेश्चंस के जवाब। आपने यहां पर क्या लगाया? आंसर है गोल्ड फॉइल लगाई, स्वर्ण पत्र लगाया। स्वर्ण पत्र सोने का ही क्यों बनाया गया? क्योंकि सोना ही एक ऐसी धातु है जिसको हम बहुत पतले पत्रों में उसको बनाया जा सकता है, उससे ही बहुत पतले पत्र बनाए जा सकते हैं, और किसी धातु को इतना ज्यादा पतला नहीं किया जा सकता।
पतला इतना क्यों किया आपने? तो आंसर है पतला हमने इसलिए किया क्योंकि हम जब बहुत पतला कर देंगे तो हम ये मानने लग जाएंगे कि अब इसमें परमाणु की केवल एक सिंगल लेयर बची होगी, इसलिए हमने इसको इतना पतला किया। और सिंगल लेयर बची है, अब हम इसमें अल्फा पार्टिकल डालेंगे। अगर परमाणु की सिंगल लेयर नहीं होगी, 5 लेयर होंगी, तो आप ये कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन वाली लेयर के परमाणु से टकरा के वापस लौटा है? इसलिए पतला करते करते इतना पतला कर देते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि उसमें एक सिंगल लेयर बची होगी, एक परत ही केवल परमाणुओं की होगी, बाकी परतें कट के अलग हो गई हैं। और इसको हम 2 खूंटियों के बीच या 2 ऐसे ब्लॉक लगा के ऐसा फैला दिया हमने। उसके बाद ये चारों तरफ ऐसा एक स्फेरिकल हमने एक स्क्रीन बनाई। ये एक स्क्रीन बनाई गई। स्क्रीन में अंदर की तरफ जिंक सल्फाइड का लेप लगाया गया। जिंक सल्फाइड एक प्रतिदीप्तिशील पदार्थ होता है। जिंक सल्फाइड कैसा पदार्थ होता है? जिंक सल्फाइड एक प्रतिदीप्तिशील पदार्थ होता है। प्रतिदीप्तिशील पदार्थ का क्या काम होता है? पूरी एक स्क्रीन हमने ऐसे बनाई और उस स्क्रीन में अंदर से जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया गया। जिंक सल्फाइड को ऐसा हमने लेप जब कर दिया तो जिंक सल्फाइड की एक खास बात यह है कि अगर इस पर चार्ज पार्टिकल पड़ेंगे, जिस जगह पर पड़ेंगे वो वाली जगह का हिस्सा चमकता है। बात समझ में आई? इसलिए जिंक सल्फाइड का लेप लगाया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो हमको देखेगा नहीं, तो अल्फा पार्टिकल कहां गया वो स्क्रीन पर टकराएगा, जहां पर भी वहां की स्क्रीन क्या होने लगेगी? चमकना स्टार्ट कर देगी और हम समझेंगे कि यहां पर अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो ये एक स्क्रीन बना के लगा दी गई। इस स्क्रीन में एक डिटेक्टर लगाया गया। ये एक डिटेक्टर लगाया गया। ये डिटेक्टर क्या करता था? पता लगाता था और पूरी स्क्रीन पर हम इसको कहीं पर भी ऐसा स्लाइड करके ले जा सकते थे। ऐसा एक डिटेक्टर लगाया गया। डिटेक्टर मतलब संसूचक। इसका काम था ये पता लगाना कि स्क्रीन के किस पॉइंट पर कितने अल्फा पार्टिकल पहुंचे। ये डिटेक्ट करना इसका काम था। बात समझ में आई? तो ये सोने की पत्र लगा हुआ है और इतना पतला है कि हमने मान लिया कि इसमें कितने परमाणु है? परमाणुओं की एक सिंगल लेयर केवल बची हुई है। अब यहां से ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? इस तरह का पूरा सेटअप गीगर और मार्सडेन ने बनाया था, रदरफोर्ड ने बनवाया था इसको। आप बताएं, क्या ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप सभी बच्चों को समझ में नहीं आया? क्यों भाई? आ गया? अच्छा, अब ये अल्फा पार्टिकल यहां पर पड़ने के बाद देखा गया, उन्होंने जो देखा, अगर ध्यान से थोड़ा देखिएगा, उन्होंने इसको माना कि जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे आ जाएंगे तो हम कहेंगे कितने डिग्री कोण पर आ गए? 0 डिग्री कोण पर आ गए। अगर कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे आ जाएंगे तो हम मान लेंगे 1 डिग्री एंगल पर आ गए। ऐसा आ जाएंगे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10, 45 यहां पर आएंगे 45। अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहां पर आएगा 90 डिग्री, कोई अल्फा पार्टिकल यहां पर आएगा तो ये वाला एंगल कितना माना जाएगा? 120 डिग्री। ऐसे तो जो अल्फा पार्टिकल सीधे बिल्कुल निकल जाएंगे वो हम कितने डिग्री पर मानेंगे? 0 डिग्री। जो थोड़ा झुकेंगे 1 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और ऐसा नीचे बिल्कुल आएंगे तो 90 डिग्री। तो अलग अलग एंगल्स पर। ऐसा ऊपर भी हुआ, ऊपर भी देखा जाएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री। इसका मतलब समझ में आया? अब उन्होंने ये सब देखा, करा और डिटेक्टर से सब जगह पता लगाया। डिटेक्टर को 1 डिग्री पर लगाया और देखा कि कितने अल्फा पार्टिकल्स आते हैं यहां सामने। वो काउंट किए गए, 10 डिग्री, 20 डिग्री, हर एंगल पर लगाया और पूरा बड़े अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक छोटी सी टेबल बनाई। टेबल में 2 चीजों को लिखा उन्होंने। 2 चीजों को क्या लिखा? एक तो लिखा एंगल ऑफ स्कैटरिंग और दूसरी तरफ उन्होंने लिखा नंबर ऑफ
अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने देखा कि 1 डिग्री पर कितने आए, 10 डिग्री पर कितने आए, 20 डिग्री पर कितने आए, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, ऐसे पूरी एक छोटी सी टेबल बनाई। समझ आ रहा है आपको? टेबल बनाने के बाद इस टेबल की हेल्प से उन्होंने एक ग्राफ बनाया। किसके किसके बीच ग्राफ बना? एंगल ऑफ स्कैटरिंग कि कितनी एंगल से प्रकीर्णित हुए, प्रकीर्णन कहते हैं अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। तो कितने कोण से वो प्रकीर्णित हुए और कितने हुए, इसके लिए उन्होंने पूरा टेबल बनाई और टेबल के बाद इसकी हेल्प से एक ग्राफ बनाया। ये वो ग्राफ है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस की तरफ क्या लिया गया था? स्कैटरिंग एंगल कि कितने कोण से स्कैटर हुए हैं। 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया? एक्स एक्सिस पर लिया गया इनके स्कैटर होने का कोण। ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस पर क्या लिया गया? वाई एक्सिस पर लिया गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। वाई एक्सिस पर अल्फा कणों की संख्या ली गई कि जब हम यहां से इतने सारे अल्फा कण भेजेंगे तो उनमें से कितने अल्फा कण सीधे जाएंगे, कितना 20 डिग्री से मुड़ेंगे, कितना 30 से मुड़ेंगे, कितना 50 मुड़ेंगे, कितना 180 पे वापस आएंगे। ये सब देखने के लिए एक ग्राफ बनाया गया। पहले टेबल, टेबल से ग्राफ। ये ग्राफ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दिखेगा? इस ग्राफ में हमने देखा ये 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा ऊपर की तरफ भी अल्फा नंबर अल्फा कणों की संख्या है। इधर की तरफ स्कैटरिंग एंगल है। आप थोड़ा ग्राफ को गौर से देखिएगा, यहां 0 डिग्री का एंगल है और यहां कितने डिग्री का एंगल है? 20 डिग्री का एंगल है। ये 0 डिग्री, ये 20 डिग्री, तो इसके बीचों बीच क्या पड़ेगा? 10 डिग्री। भाई 0 और 20 के बीचों बीच क्या आएगा? 10 तो आएगा। ये 10 डिग्री। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, यहां पर 10 डिग्री एंगल से, 10 डिग्री या उसके अंदर एंगल से प्रकीर्णित होने वाले कितने अल्फा पार्टिकल थे? तो हम नंबर ढूंढने के लिए ऐसे चले। आप देखिए इतने अल्फा पार्टिकल 10 टू द पावर 7, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 टू द पावर 7। 10 टू द पावर 7 वेरी लॉन्ग नंबर, वेरी लार्ज नंबर। इतना बड़ा नंबर था कि यह माना गया, इसका मतलब जितने भी हमने अल्फा पार्टिकल भेजे उनमें ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ? वो लगभग सामने निकल गए। और आप देखो ना, 0 से 10 डिग्री के बीच 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 6, लगभग इतने अल्फा पार्टिकल तो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। 10 डिग्री के अंदर प्रकीर्णित हुए, केवल 10 डिग्री भी विचलित नहीं हो पाए और सीधे चले गए। वो तो ऐसा दिखा। और देखिए ये 10 टू द पावर 4 को अगर देखेंगे आप, तो ये 20 डिग्री से ऊपर, यानी कि लगभग 20 डिग्री के आसपास जो अल्फा पार्टिकल हमको मिले, यहां से 20 डिग्री के आसपास जो अल्फा पार्टिकल मिले, वो लगभग कितने मिले हमको? 10 टू द पावर 4, 10,000। अब आप देखें कहां 10 टू द पावर 7 और कहां ये छोटा सा नंबर उसकी तुलना में 10 टू द पावर 4। तो 20 डिग्री के आसपास जो प्रकीर्णित होने वाले अल्फा पार्टिकल थे 10,000 के आसपास थे। 40 डिग्री में देखो 1,000 रह गए। 80-90 डिग्री के आसपास, 90 डिग्री के अगर आसपास देखें तो 100 से भी नीचे रह चुके थे। इसका मतलब है 90 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल मुड़ के आए? आंसर है उनका नंबर 100 से भी कम था। तो और 10 डिग्री के अंदर कितने अल्फा पार्टिकल थे? 10 डिग्री के अंदर तो अल्फा पार्टिकल थे 10 टू द पावर 7। 10 टू द पावर 7 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लगभग 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही 10 डिग्री भी नहीं मुड़े,
10 डिग्री भी नहीं मुड़ पाए, सीधे ही निकल गए। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, बहुत कम मुड़ रहे थे। 20 डिग्री के बाहर जब मुड़े थे तो कितने मुड़े थे? 10,000। तो इसकी तुलना में ये नंबर बहुत ज्यादा था। 90 डिग्री पर मुड़ने वाले अल्फा पार्टिकल 100 के आसपास थे, 100 से भी कम थे। और इस तरीके से लगातार जैसे जैसे एंगल ऐसे बढ़ाते जाते थे, इनका नंबर हमें यहां कैसा मिलता था? कम। तो क्या हमको समझ में आया? हमने इससे कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, प्रैक्टिकल हुआ, ग्राफ बना, इससे जो हमें दिखा, जो भी हमको दिखा वो यहां पर नोट कर दिया हमने। क्या दिखा हमको? कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकल जाते हैं। ये तो देखा आपने, बात समझ आई ना आपको? कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो थे वो विदाउट डेविएशन, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। और सीधे निकल जाने का मतलब क्या हुआ? सीधे निकल जाने का मतलब यह हुआ कि उन पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा, नो फोर्स एक्टिंग। इसका मतलब कोई बल नहीं काम किया उस पर, नो कोलिजन, ना तो उनकी किसी से टक्कर हुई। भाई अगर किसी से टक्कर हो जाती तो वापस लौटते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा का सीधे ही पार करके निकल जाना, यह इस बात का संकेत था कि ज्यादा उनकी, ना उन पर किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा है और ना ही तो उनकी किसी दूसरे पार्टिकल से टक्कर हुई है। एक तो ये चीज देखी गई। दूसरी क्या चीज देखी गई? कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे रहे जो लगभग 180 डिग्री पर परावर्तित होकर वापस लौटते हैं। बहुत कम मिले हमको, लगभग 8000 में से एक अल्फा कण। जब 8000 अल्फा पार्टिकल्स भेजते थे, एक आध अल्फा पार्टिकल, कभी कभी तो वो भी नहीं, एक आध अल्फा पार्टिकल था जो वापस लौटता था। लगभग 8000 में एक आध अल्फा पार्टिकल वापस लौटते थे। आप खुद अंदाजा लगा लिए होंगे। शुरू में हमने क्या बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले, कि अगर हम 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल भेजेंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा वापस आ जाएंगे तो कौन सा मॉडल मान्य होगा? थॉमसन वाला कि रदरफोर्ड का? थॉमसन का मानेंगे भाई। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा पार हो जाएंगे और बहुत थोड़े वापस लौटेंगे तो क्या मानेंगे? रदरफोर्ड का मॉडल। बात समझ आई आपको? यहां क्या देखा आपने? ज्यादा से ज्यादा पार हो गए या ज्यादा से ज्यादा वापस आ गए? ज्यादा से ज्यादा पार हो गए। तो अब तो आपको क्लियर है कि थॉमसन का मॉडल उतना अच्छा नहीं था, उसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं रहा। उनका ये मॉडल जो था, उस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता था, लेकिन वो महत्व तो नहीं रखा। रदरफोर्ड ने जो ये एक्सपेरिमेंट करवाया, किसकी मदद से? गीगर और मार्सडेन की मदद से। ये एक्सपेरिमेंट से हमको इतनी चीजें मिली। कुछ बात समझ आ रही थी आपको? नहीं समझ आ रही है ये? तो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, उसका एक ग्राफ बनाया गया, उससे हमने ऑब्जर्वेशंस ये देखा। देखो अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट हुआ, ग्राफ बना और हमने ये देखा है बस। अब हम इससे निष्कर्ष निकालेंगे। भाई जब आप कोई काम करते हो, उसमें जो हुआ उसे आप देखते हो, उसके बाद ही तो उसके निष्कर्ष निकालोगे कि अच्छा अगर ये हो रहा है तो ऐसा ऐसा होगा। तो ये जो निष्कर्ष है अब हम निकालेंगे नेक्स्ट क्लास पे, कि इस एक्सपेरिमेंट को किया हमने, जो हमने देखा वो हम नोट कर चुके। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर हम बताना क्या चाहते हैं, रदरफोर्ड बताना क्या चाहते थे, वो जो निष्कर्ष होंगे, उसका जो कंक्लूजन होगा, वो कंक्लूजन अब हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।